हम लोग चुनावी विश्लेषण भी करते हैं। लेकिन आज जैसा कि आप पहले भी 5वें चरण में जब मतदान हुए कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और गांडे के उपचुनाव में भी हम लोग एक विश्लेषण के जरिए इस चीज़ तक पहुंचने का एक तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक तरीके से समीकरण क्या रहा चुनाव, एक तरीके से क्या मुद्दे रहे लोगों के। तो इन विषयों को लेकर के आज बड़ा खास ये एक तरीके से प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए द ई टाइम के लक्ष्मण मंडल जी हैं। पहले कशिश और कई तरह के नेशनल चैनलों में काम किए हैं। उनके बगल में आप जो देख रहे हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, अभी TV9 भारत न्यूज नेशन से जुड़े हैं। और हमारे ठीक बगल में विकास जी हैं, अपना गिरिडीह का एक डिजिटल डेस्क देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे बगल में है TV9 भारत ने सबसे पहले ओपिनियन पोल एक नेशनल मीडिया के जरिए जयराम को लेकर दिखाया था कि भाई 12 जो सीटें हैं वो NDA के खाते में जा रहा है। एक सीट जो है आपके चैनल में जो चीज़ें निकल कर आई कि एक सीट आजसू यहाँ लूज़ कर रही है। राजमहल एक आप जो है JM को ओपिनियन पोल में जो चीज़ें निकल कर आई, ओवरऑल आप एनालाइज जो कर पाए उसमें क्या लग रहा है, कौन कहाँ गिरिडीह भारी है, चूँकि आज तो प्रचार प्रसार का तंत्र थम गया। देखिए अभी का जो पूरा सीन और स्थिति जो देखिएगा ये काफ़ी कांटे का टक्कर हो गया जब से जयराम महतो जो चुनावी मैदान में आए हैं निर्दलीय के रूप में, और जिस तरीके से उनको जल्द समर्थन मिल रहा, खासकर जो नए वोटर्स हैं और महिलाएं हैं उनका जो समर्थन मिल रहा है, उससे ये गिरिडीह लोकसभा का सीट और चुनाव काफ़ी रोचक बन गया है। रोचक बना है। आप गिरिडीह और चूँकि अब कोडरमा में भी कई तरह की चीज़ें चली, आप देख रहे हैं कि जो NDA के जो एक तरीके से नेता हैं वो गिरिडीह में एक तरीके से अपना जाते रहे, जनसंवाद करते रहे, संपर्क करने का प्रयास किए। बचाते कल अन्नपूर्णा देवी भी देख रहे थे कि लोगों से मिल रही थी गिरिडीह लोकसभा में। तो क्या लग रहा है, कोडरमा एक तरीके से तो कहा जा रहा है कि थोड़ा वहाँ भाजपा का एक तरीके से मजबूत दावेदारी है, गिरिडीह को लेकर के क्या आप सबसे पहले समाधान कब तक के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी ओर से धन्यवाद। और एक दूसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं, आप द ई टाइम के फेसबुक पेज को भी देख रहे हैं तो एक साथ ही ये दोनों चल रहा है। द ई टाइम के फेसबुक पेज पर लाइव है और हमारे विकास जी हैं बातचीत कर रहे हैं। तो विकास जी ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा का भी चुनावी चर्चा चल रहा है, गिरिडीह लोकसभा को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो निश्चय ही गिरिडीह लोकसभा भी एक महत्वपूर्ण सीट के तौर से देखा जा रहा है, एक हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से जहां कई बार टुंडी से विधायक रह चुके हैं मथुरा महतो जी, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वही NDA गठबंधन की ओर से जो इससे पहले सांसद थे चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हें मैदान में उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, इन दोनों का खेल को जो है सो बिगाड़ता हुआ नज़र एक युवा चेहरा जो सामने आया है जयराम महतो, वो कहीं ना कहीं इन दोनों का खेल को बिगाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन हो या फिर NDA गठबंधन जयराम महतो को संभाल पाते हैं या फिर दोनों को किक मार देते हैं जयराम महतो। ये तो बस अब 25 तारीख को मतदान होने वाला है, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जयराम महतो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत स्थिति में उभर रहे हैं। हालांकि मथुरा महतो की जो बैंक वोट है अपना वो तो है ही, उसके बाद जो सांसद रहे CP चौधरी उनका भी अपना बैंक वोट है तो है ही। अलग अलग तरीके से लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, जयराम महतो युवा है, नया है और ये बिल्कुल एक छात्र नेता के तरह से उभर के बिल्कुल नज़दीक समय में ही 2 साल का अगर कार्यकाल रहा तो JB कैसेस को एक संगठन के रूप में बनाया गया था, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे ये राजनीतिक दल में भी उतरेंगे। झारखंड की बात करते थे, झारखंड के हित की बात करते थे, झारखंड के आंदोलन की बात करते थे, लेकिन एकाएक जब ये केंद्र की बात करने लगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग सा एक फील हो रहा है। और ये दोनों में से कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर ये तीनों में से भारी कौन सा रहेगा। जी बिल्कुल, लक्ष्मण जी बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक बगल में आशुतोष जी। एक सबसे जो देख रहे हैं कि वोट बैंक के तौर पर एक अल्पसंख्यकों को लगातार देखा जा रहा है। गिरिडीह लोकसभा में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक निर्णायक हो सकते हैं इस बार। क्या लग रहा है कि JMM जो है मजबूती के साथ, चूँकि वो हमेशा से कांग्रेस और JMM हमेशा से अल्पसंख्यकों का मत एक तरीके से लेते रहा है, लग रहा है कि निर्णायक हो जाएगा जयराम के लिए अल्पसंख्यकों का मत? निश्चित रूप से अल्पसंख्यक का जो वोट जो है वो इस चुनाव में काफ़ी निर्णायक साबित होगा। और मेरा भी जो है कई ऐसे वोटर से लोगों से जो है 1 to 1 भी बात हुआ है, वो उनका कहना है कि हम फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और 25 तारीख को रुझान और मत किस ओर जाएगा उस ओर जो है कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज वोट जो है जयराम के वेट एंड वॉच में है कि भाई किधर हवा चलना है। बिल्कुल
उनको इस चीज़ का इंतज़ार है कि एनडीए को जो है कैसे रोका जा सकता है। और चूँकि एनडीए के खिलाफ जो है हमेशा जो है यूपीए रहता है, और यूपीए की ओर से अभी इंडिया गठबंधन बना हुआ है, और उससे मथुरा महतो है। उन तो अभी के पास मुस्लिम वोटर के पास अभी कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर किसी और को दे दे, इसलिए कि उन्हें जो है एनडीए को रोकना है। तो ऐसी स्थिति में जो भी वोट होता है वो सारा इंडिया गठबंधन को जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो गिरिडीह लोकसभा सीट का जो समीकरण बना हुआ है वो भी अभी फ़िलहाल ऊहापोह की स्थिति में मुस्लिम वोटर भी है कि एकमुश्त उन्हें मथुरा महतो को दे, या फिर वोट का बंटवारा या बंटवारा हो सकता है। ये तो 25 तारीख को ही पता चलेगा। आपको लगता है कि मथुरा महतो जी एक तरीके से मीडिया में उनका हाइप नहीं बना, एक तरीके से कई चीज़ें दिखी नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी फिर भी प्रयास किए चूँकि संसद है, सिटिंग है, जयराम महतो ने जिस तरीके से मीडिया कवरेज लिया है, आपको लगता है कि इसमें जो और नेता हैं वो पिछड़ते नजर आए? जी बिल्कुल। अगर हम कहें, जैसे लोग कह रहे हैं कि मैजिक मोदी मैजिक चल रहा है, तो मोदी मैजिक ये प्रचार प्रसार से नहीं चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो। आज अगर मोदी मैजिक चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जयराम महतो ने भी इसको अपनाया, इस रास्ते को अपनाया, और आज जयराम महतो की जो पहचान बनी है, या जयराम महतो आज जो भी लोगों के नाम पर पहुंच रहे हैं, लोग जो जान भी रहे हैं जयराम महतो को ड्यू टू मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया। भले ही जयराम महतो को नेशनल मीडिया ने कवरेज नहीं किया हो, या नेशनल मीडिया उनकी बात को नहीं उठाया हो। लक्ष्मण जी के बात को हम इत्तेफाक में मानूंगा कि इनका कहना है कि अभी जो जयराम जी को का जो कद जो बढ़ा हुआ है वो मीडिया के कारण बढ़ा हुआ, तो मैं इसे एक इत्तेफाक ही मानूंगा। इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो अन्ना हजारे का जिस समय आंदोलन हुआ था, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार वहाँ पर थी। तो उस वक्त जो है अन्ना हजारे आंदोलन इसलिए किए थे कि वो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जो है वो मुद्दा बनाकर वहाँ जंतर मंतर पर धरना पर बैठे हुए थे। और उसके साथ जो है केजरीवाल समेत कई ऐसे जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी बैठे हुए थे। और उसी मंच से जो है एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, केजरीवाल का गठन हुआ। केजरीवाल ने उस मुद्दे को उठाया, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को उठाया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ के परिवेश में बात करें तो यहाँ भी आंदोलन से ही निकल कर यहाँ भी वही स्थिति बना हुआ है। यहाँ वो महंगाई और भ्रष्टाचार ये मुद्दा नहीं बना, यहाँ बना CNT मुद्दा बना, 1932 के खतियान यहाँ मुद्दा बना। उसी समय से जो है इस मुद्दे को जो जयराम महतो ने जो काफ़ी जोर शोर से उठाया। और जो जमीन पर भी, मीडिया के अलावा आप कह रहे हैं कि जमीन पर भी जयराम काम करते आए, इसीलिए शायद उसी समय से जो है ये मुद्दे को उठाया और उनके साथ जन समर्थन मिलने लगा। जाहिर सी बात है, जन समर्थन मिलेगा तो मीडिया उनको कवरेज देगा ही, और वही स्थिति बना। एक दो सवाल के साथ हम लक्ष्मण जी से और आशुतोष जी से फिर जुड़ेंगे। विकास जी बगल में बड़ा गंभीर मुद्रा में डिजिटल देखते हैं आप। ऐसे एक बात बताइए, आप जा रहे हैं, धनबल कह रहा है कि भाई जयराम जी के साथ नहीं है। चर्चा इसलिए हो रही है चूँकि जयराम की चर्चा एक तरीके से त्रिकोणीय श्रृंखला के तौर पर देख रहे हैं। आप क्या एनालाइज कर पाए अभी तक? जी बिल्कुल विकास भाई, जैसा आपने बता रहे हैं और जैसे भी बात चर्चा में सामने आ रही है, अभी छन कर कुछ बात तो निकल ही गया सब कुछ। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जयराम महतो को चेहरा बनाया और इसके माध्यम से चेहरा बना। और अब अगर देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में तो त्रिकोणीय जो माहौल है, तीनों जो प्रत्याशी हैं तीनों कोड़मी समाज से आते हैं। और जो अभी जयराम महतो के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आशु और जेएमएम के पहले समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं वे लोग अब खल रहा है, क्योंकि वही समर्थक लोग कहीं ना कहीं आशु चंद्रप्रकाश चौधरी को सांसद बनाया, कोई पार्टी में हाँ पार्टी में रहे, वहाँ भी रहे। तो वे लोग वो मुद्दा के बात नहीं किया जो मुद्दा अभी जयराम महतो कर रहे हैं। ये चीज़ को खल रहा है, इसलिए काउंटर करेंगे। क्योंकि जो मुद्दे आप ठीक बोले, 1932 की बात हो तो वो तो जेएमएम भी उठा करके एक तरीके से लाई। सरकार बनाने में 1932 वाला मसला तो खूब चला, लेकिन अब लगता है कि भाई जयराम का जो मुद्दा रहा, आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जमाने में ज़्यादा उसको एक तरीके से टच करते हुए नजर। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि जैसे मुद्दा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार बनी तो उसका मुद्दा यही था, खतियानी मुद्दा था, स्थानीय नीति मुद्दा था। लेकिन जैसे उनकी सरकार बनती, सारी मुद्दों को वहीं तक सीमित कर रख दिए। लेकिन उस चीज़ को जयराम महतो ने जमीन से लेकर हाईलाइट किया। और निश्चित तौर पर जो आंदोलनकारी होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, जो जनता की हित की बात करते हैं, स्वाभाविक है कि मीडिया भी उन्हें कवरेज देती है। और चूंकि जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े जो नेता है, वो शायद सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो उसको भले ही दरकिनार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया जो है जयराम महतो को एक मुकाम तक पहुँचाने के कगार पर खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जयराम महतो को इसलिए भी खड़ा पहुँचाया गया है कि जयराम महतो ने
जमीनी लड़ाई को लड़ा है। और जयराम महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने उस मुद्दे को दबा के रख दिया था, उसे जयराम महतो ने उठाने का काम किया है और उसका चुनावी बेस भी यही है। अब चुनाव भी लड़ रहे हैं तो इसी बेस पर लड़ रहे हैं, खतियानी बातों को लेकर के लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज़ जो कही थी कि हम झारखंड की राजनीति करेंगे, झारखंड में दिशा दशा को बदलेंगे। अब केंद्र में उनकी जाने की क्या मंशा है, इस पर भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि मोदी के नाम पर जो भी तमाम जो चीज़ें हैं, जब से मोदी बिरनी आए, पेसम आए, गिरिडीह कोडरमा आप कह लीजिए, हालांकि उन्होंने गांधी उपचुनाव को लेकर भी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको लगता है गिरिडीह में उसका असर दिखेगा? हालांकि आज जो रोड शो एक तरीके से किया गया उसमें भी मोदी हमेशा उनका चेहरा एक तरीके से सामने लाया गया। लगता है कि मोदी बहुत बड़ा फैक्टर कर सकता है, जयराम के जो एक तरीके से मुद्दे हैं वो गौन हो जाएंगे। चंद्रप्रकाश जी को लेकर के भी नाराजगी लोगों में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी हैं तो अब वो एक तरीके से गारंटी ले रहे हैं। ये गारंटी वाला मोदी जी को लेकर चंद्रप्रकाश जी भारी हो सकते हैं। देखिए, भारी होंगे कि हल्का होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक मोदी गारंटी की बात है, मोदी का जो है अपना एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक लाख कुछ हो जाए वो मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो उनका जो सुरक्षित जो वोट है वो आंसू को ही जाएगा। आंसू यानी कि जो बीजेपी के जो कट्टर जो समर्थक है, जो वोटर है, वो वहाँ ही जाएगा। लेकिन अगर सीन को देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है, कुछ वोट जो है जयराम के तरफ भी जा रहा है और अपना जो मथुरा महतो का जो अपना पार्टी कैडर का जो वोट है वो उन्हें भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो है गिरिडीह लोकसभा का जो समीकरण जो है त्रिकोणीय बना हुआ है। ये नहीं कह सकते कि ये सीधा फाइट है। तो त्रिकोणीय श्रृंखला मान रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। अब राज्य में उनकी सरकार है, मथुरा महतो उतना प्रचार प्रसार जैसा कि कहे कि भाई मीडिया हाइप नहीं बन पाया, लेकिन उनकी भी जो एक तरीके से सरकार है, प्रचार प्रसार चल रहा है। त्रिकोणीय फाइट तो कह ही रहे हैं, लेकिन मथुरा महतो एक तरीके से बस जा रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन ने एक तरीके से काम किया, वो जेल चले गए, सहानुभूति वाला फैक्टर ये एक तरीके से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सहानुभूति जो फैक्टर है वो कल्पना सोरेन वाले में उपचुनाव में आप देख लीजिए वो देखने वो तो देखने को स्पष्ट मिला। तो निश्चित तौर पर यह है कि जब चुनाव के समय में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा या जेल भेज दिया गया तो कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ उनका जो फैक्टर है वो सामने आएगा ही। और उनका जो सहानुभूति वोट है वो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर की अगर बात हम कर रहे हैं तो मोदी फैक्टर आप देखना है कि वहाँ ये गिरिडीह में काम करता है या नहीं करता है। एक तरफ मोदी फैक्टर है, एक तरफ हेमंत सोरेन की फैक्टर, और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है सो वो जयराम का फैक्टर है, जो जमीन का फैक्टर है, जमीनी मुद्दों को लेकर के फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम कुल मिलाकर अगर कहें तो कहीं ना कहीं एक ही समुदाय के तीनों उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार जो है सो अपने समुदाय से हट के दूसरे कौम के जो वोटर है उन्हें गोलबंद कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग वोट अपने समुदाय से हट के दूसरे के वोट को गोलबंद करेंगे, निश्चित तौर पर जीत उनके हाथ में लग सकती है। जातीय समीकरण मान रहे हैं आप इस चुनाव में भारी रहेगा, चूंकि लगा जातीय समीकरण के बिना आप राजनीति कहाँ? जातीय समीकरण तो यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है। जातीय समीकरण आप तो गिरिडीह को बहुत कवरेज किए हैं लगातार, और TV9 भारत का जिक्र हम इसलिए किए चूँकि आपके ओपिनियन के पोल के बाद कई तरह की चीज़ें हुई। 0 सीट और 0-0 आजसू का एक तरीके से कई तस्वीरें पोस्ट किया जा रहा था। TV9 भारतवर्ष में 12 सीटें दिखाई जा रही थी एनडीए का, 2 सीटें एक तरीके से एक आजसू के खेमे से बाहर करके जयराम को जीत दिलाई जा रही थी, दूसरी तरफ राजमहल की सीटें दी जा रही थी। तो TV9 भारतवर्ष को ये ओपिनियन देता है। दूसरी तरफ अगर मुद्दे की बात करें तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है आपके क्षेत्र का। उदनाबाद हम लोग जाते हैं, श्री रामपुर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं हुआ भी, अभी वोट बहिष्कार का भी लोगों ने घोषणा भी किया, चतरों में वोट बहिष्कार का भी लोगों ने घोषणा किया। लेकिन वही है कि जब लोग जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं झांसे में आ जाते हैं। और यही कारण हुआ उदनाबाद का या भी जो चतरों का जो मामला है वही हुआ। नेताओं का डेरा अभी वहाँ सजने लगा, लेकिन जब जैसे ही फिर चुनाव का समय खत्म हो जाएगा फिर वो स्थिति वही की धरे के धरे रह जाएगा। हालांकि लोगों ने कहा कि जब इस तरह की बातें आ रही, नेताओं ने जब डेरा डालना शुरू कर दिया है तो वोट बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन वोट हम लोग किसको देंगे ये अभी स्पष्ट कहा भी नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है? अब चूंकि कंक्लूड करेंगे हम लोग खबर को भी, गिरिडीह के बेहतर आपका कवरेज को लेकर प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है। नाराजगी चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर के ये रही कि भाई आए नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक की है, सख्त हमने हिदायत दी है कि प्रदूषण पर बात होगा, हम लोग नियंत्रण करेंगे। मुद्दा एक तरीके से गिरिडीह का विशेष करके शहर के ठीक बगल में। ओवरऑल आप अगर खबर को कंक्लूड करें या फिर कंक्लूड करने का दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि भाई ओवरऑल 25 को मतदान है, 4 को नतीजे निकलेंगे, क्या निकालते हैं आप इसका पूरा कंक्लूजन?
देखिए, अभी जो अगर देखा जाए तो अभी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगा, इसलिए कि सिर्फ गिरिडीह में ही ये विधानसभा नहीं है, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद, धनबाद के 2 विधानसभा, बोकारो के 2 विधानसभा, गिरिडीह के 2 विधानसभा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मथुरा महतो की पकड़ कमज़ोर है, चंद्र प्रकाश चौधरी की पकड़ कमज़ोर है, या फिर अभी नया जो उभरता हुआ जो उम्मीदवार आया है जयराम महतो, जो निर्दलीय ग्रुप में है, वो कमज़ोर है। वो पिछले 4 सालों से जो है खतियान को लेकर जो है 1932 और CNT को लेकर जो है काफ़ी आंदोलन किया और काफ़ी जन समर्थन भी मिला है। तो अगर चुनाव का विश्लेषण देखा जाए तो ये त्रिकोणीय माना जाएगा, लेकिन कुछ कमी जो है वो आसू की ओर से है। हम पुराना पीछे की ओर जाते हैं, 2004 के समय जाते हैं, उस समय रविंदर पांडे जो है वो सांसद हुआ करते थे। उस समय जो है उनका जीत का जो मार्जिन था वो 1.5 लाख के आसपास था। लेकिन वही जो है जब 2009 में जब आए तब उनका जीत का मार्जिन कम होते हुए 94,000 आ गया, लगभग 60,000 वोट का कमी आया। फिर 2014 में आया, इस समय मोदी लहर ऐसा स्थिति बना हुआ था कि लोग कहते थे कि कोई भी खड़ा हो जाएगा वो चुनाव जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। लेकिन अगर 2004 से लेकर 2014 तक देखा जाए तो 2004 में 1,56,000 से जीते रविंदर पांडे, 2009 में जो है 94,000 से जीते, और 2014 आते आते रविंदर पांडे का जो ग्राफ जो है काफ़ी डाउन हो गया और वो आ गया लगभग 40,000 वोट से वो जीते, जिन्हें अंतर देखा जाए तो अंतर काफ़ी, ये अंतर क्यों कम आया, इसके पीछे रीज़न ये था कि रविंदर पांडे को यहाँ की जनता ने 5-5 बार जो है सांसद बनाया, लेकिन वो क्षेत्र के लिए वो कुछ काम नहीं किए। उन्हें यहाँ की जनता ज़्यादा थी, जनता में वहाँ की जनता लगातार जो है उन्हें ये कहते थे कि अब बगल के जो सांसद महोदय हैं निशिकांत दुबे, आप उन्हें देखिए, और अपने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे विकास किए जो पूरे झारखंड में उनका नाम है, लेकिन हमारे सांसद जो है ना नज़र आते ना कुछ आते हैं। तब 2019 में जब इस चीज़ का जब सर्वे किया तो इनका पत्ता कट गया और गठबंधन से जो है आसू उम्मीदवार के रूप में उन्हें चंद्र प्रकाश चौधरी को यहाँ टिकट मिला। तो लोगों में एक आशा जगी कि चलो ये तो बेहतर है कि रविंदर पांडे से तो हमको बेहतर कैंडिडेट मिल गया। तो वहाँ पर जो है जो रविंदर पांडे का जो वोट परसेंटेज था उससे काफ़ी वृद्धि हुआ और लगभग 39% इस बार जो है उन्हें समर्थन वोट प्राप्त हुआ, जो पिछले बार जो है लगभग 24% था। मतलब 14 से 15% में चंद्र प्रकाश चौधरी को जो है वोट परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, जो वोट मिला। लेकिन उसके बाद जब ये चुनाव जीते तो चुनाव जीतने के बाद ये भी जो है रविंदर पांडे की ही राह में चले और यहाँ से थोड़ा सा नाराजगी जनता में वो सब, आज भी वो नाराजगी बना हुआ है। लेकिन हालांकि यहाँ मोदी फैक्टर है, मोदी की गारंटी है। अब तो यह आने वाला समय बताएगा कि जनता किस ओर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी है ही, जिसके कारण जो है आज जयराम को इतना समर्थन मिल रहा है। चलिए देखिए, आशुतोष जी तमाम जानकारी दे रहे थे। लक्ष्मण जी से अंतिम हम लोग कंक्लूड करेंगे खबर को। आपका क्या एनालाइज है, चूँकि परसों मतदान है, खबर कंक्लूड करें। बिल्कुल, जैसे मोदी जी का फैक्टर जो है सो अपनी जगह पर है, हेमंत जी का जो सहानुभूति वोट है अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उन दोनों फैक्टर और सहानुभूति वोट को दरकिनार करते हुए अब देखना ये है कि क्या कोई तीसरा जंप मार जाता है या फिर यही दोनों में कोई और टक्कर आता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है गिरिडीह लोकसभा में, क्योंकि एक नया जो चेहरा आया है सबके लिए वो सरदर्द सा बन गया है। और अब देखना है कि वो सरदर्द की दवा इन दोनों के पास में है या फिर जनता के पास में है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के। वर्ष से हैं अपना गिरिडीह के विकास जी, यानी तीनों पत्रकार, 4 पत्रकार मिल करके कमरे के पीछे सहयोग, हमारे सहयोगी हैं सुरेंद्र जी, वो सहयोग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के समझ लीजिए तो अब 6वें चरण की ओर जो जनता है वो बढ़ गई है। गिरिडीह लोकसभा में 25 तारीख को मतदान होने हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा तमाम तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। समीकरण के जरिए आप गणित जोड़ या घटा सकते हैं और नतीजों के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक आप जी इसको भी कंक्लूड कर देते हैं कि पहले मतदान, और हम लोग सभी लोग मिलकर भी अपील कर रहे हैं कि मतदान कम से कम। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा है कि ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए जिस तरह से हम लोग त्यौहार को मनाते हैं, हम अपने समाधान इंडिया के माध्यम से और अपने दही टाइम के माध्यम से तमाम दर्शकों को अपील करते हैं
और तमाम ऐसे लोगों को अपील करते हैं कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, अपना हक जो है, अपना मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल अपने मत का जरूर आप प्रयोग करें, ताकि भैया हमारा जो ये लोकतंत्र का महापर्व है उसमें कम से कम हम लोग चीज़ों को ठीक दुरुस्त कर सकें।